हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। हम लोगों का ये जो क्लास है ये कंटिन्यू क्लास है। लास्ट क्लासेस में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स के स्कोप के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर की बात करी कि स्टैटिस्टिक्स के दो मेन स्कोप हैं। एक है स्टैटिस्टिकल मेथड्स और दूसरा है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। आज के क्लास में हम उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और अगला टॉपिक जो है स्टैटिस्टिक्स में वो है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम सिंपल पॉइंट्स में स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस को जानेंगे कि क्या फंक्शंस हैं स्टैटिस्टिक्स के। और पहले पॉइंट में अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स का क्या फंक्शन है, ये क्यों हेल्प करता है या क्यों हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग and इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस फंक्शन में बेसिकली हम बात यही करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स करता क्या है, काम क्या है इसका। तो काम में सबसे पहला काम है इसका कि स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है इस बात को समझने में कि समाज में या सोसाइटी में किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। जब तक हम स्टैटिस्टिक्स में बात नहीं करें या स्टैटिस्टिकल टर्म्स को इंक्लूड नहीं करें, तब तक हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलेगा। किसी भी इंडिविजुअल के बारे में अगर हम बात करें कि उसका इनकम कितना है, फिर हम बात करेंगे कि वो अपने इनकम का कितना हिस्सा खर्च कर रहा है, किन किन चीज़ों पर खर्च कर रहा है। और इस तरह से अगर हम देखते हैं कि उसके खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो हमें पता चलता है कि उस प्रॉब्लम के पास इकोनॉमिकल उस इंडिविजुअल के पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। उसका जो डिमांड है वो ज़्यादा है और उसके पास जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं वो कम हैं। तो इस तरह से हमने जो बातें करी कि किसी का इनकम या किसी के एक्सपेंडिचर की बात हमने करी, इन तमाम चीज़ों को स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है समझने में, जानने में। तो स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला फंक्शन है कि ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी भी तरह की आर्थिक समस्या के बारे में पता लगाने में, समझने में स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो आपको प्रेजेंटेशन करता है फैक्ट्स का। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन डेफिनिट फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है किसी भी तरह के फैक्ट्स, किसी भी तरह की जानकारी को एक निश्चित रूप से एक डेफिनिट फॉर्म में प्रेजेंट करने में। जैसे हम बात करते हैं कि किसी एरिया में गरीबी है, मान लीजिए कि इंडिया की हम बात कर रहे हैं और इंडिया में हम बात कर रहे हैं कि गरीबी है और इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं और स्टेट्स में हम पॉवर्टी की बात करते हैं कि बीपीएल में कितने % लोग रह रहे हैं। तो देखिए, जानकारी है, फैक्ट है कि इंडिया में बिहार में गरीबी जो है वो सपोज 25.5% है। झारखंड की गरीबी की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लिख रहे हैं 56.2% है। उसी तरह से अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं 11.9%। तो ये मैं आपको आर्बिट्ररी वैल्यूज़ बता रही हूँ। These are not the true values, the actual values, but what I am trying to explain कि in the help या during और in the use of statistics आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आप किसी भी तरह की जानकारी को एक निश्चित तरीके से एक डेफिनिट फॉर्म में प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन एक डेफिनिट फॉर्म में होना ज़रूरी है, तभी हमें वो जानकारी समझ में आएगी और हम जिनको दिखा रहे हैं
जिनके सामने हम वो जानकारी प्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी वो ईजिली कॉम्प्रिहेंडेबल होगा। तो किसी भी तरह की जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए या प्रस्तुत करने में स्टैटिस्टिक्स मदद करता है, और ये भी स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अगले पॉइंट में स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको हेल्प करता है डिफरेंट फैक्ट्स डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में, कि दो फैक्टर हैं आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि एक पेन है, ठीक है, और हम बात करें कि इस पेन का डिमांड हो रहा है 100 यूनिट्स, जब इस पेन की कीमत है बाजार में 10 रुपये ईच। अब इस स्थिति में अगर इस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है और बढ़ के हो जाती है 15 रुपये ईच, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि इसके डिमांड पर क्या असर पड़ा। अगर इसका डिमांड 115 रुपये बढ़ जाने के कारण 100 यूनिट जब इसकी मांग हो रही थी, तो ये 100 से घट करके 75 यूनिट्स हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जब प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ तो डिमांड में डिक्रीमेंट हो गया, और ये जो रिलेशनशिप हुआ बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस, इस रिलेशनशिप को हम लोग ईजिली स्टैब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कि किसी भी दो फैक्टर के बीच में अगर हमें जानकारी और किस तरह का संबंध है, इससे संबंधित जानकारी हासिल करनी हो, तो हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल आसानी से करते हैं टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिफरेंट फैक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है पॉलिसीज बनाने में। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग, और you can say planning in plans and policies। किसी भी तरह की योजना बनानी है, किसी भी तरह की कोई नीति बनानी है, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स आपको, गवर्नमेंट जो है वो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही कई तरह के प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स आपको ये भी हेल्प करता है, इसमें भी हेल्प करता है कि आप इवैल्यूएट कर सकें कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, जितनी भी पॉलिसीज़ और प्लानिंग देश में की गई, उन पॉलिसीज़ का, उन प्लानिंग का देश में क्या असर हुआ, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अगर आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो इसमें भी आपको स्टैटिस्टिक्स ही है जो हेल्प करेगा। तो स्टैटिस्टिक्स आपको इवैल्यूएशन में भी मदद करता है। अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हैं किसी भी तरह की जानकारी को, तो उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स हेल्प करने वाला है। इतना ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है मास ऑफ डेटा को इन अ कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट करने में। मास ऑफ डेटा मतलब कई तरह की जानकारी है जो कि बहुत व्यापक है, अपने आप में बहुत बड़ी है, विस्तारित है। तो उस तरह की जानकारी को अगर हम कंडेंस्ड फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसमें भी हमें स्टैटिस्टिक्स मदद करता है। बिना उस इंफॉर्मेशन को घटाए, बिना उस इंफॉर्मेशन को छोटा किए, ये आपको एक सिंपल फॉर्म में उस जानकारी को प्रस्तुत करने में मदद करता है। और भी फंक्शंस के तौर पे हम देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको हेल्प करता है इंटर पर्सनल एंड इंटरपर्सनल एंड, एक सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है इंटरसेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल
कंपैरिजंस में। अब यहाँ पे हमारे पास दो नए टर्म्स आ गए हैं, एक है इंटरसेक्टरल और दूसरा है इंटरटेम्पोरल। इंटरसेक्टरल का क्या मतलब है? तो जब हम इंटरसेक्टरल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर हमको कंपैरेटिव स्टडी करनी हो डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में, अलग अलग क्षेत्र के बीच में हमें तुलनात्मक अध्ययन करना हो या तुलना करना हो, स्टैटिस्टिक्स आपको उसमें हेल्प करेगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में और टर्सरी सेक्टर के बारे में, तो क्योंकि ये तीनों के तीनों सेक्टर जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अलग अलग फैक्टर्स डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो स्टैटिस्टिक्स हमें उसमें भी हेल्प करता है, और ये भी स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इतना ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स हमें इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस में भी मदद करता है। अगर हमें तुलना करनी हो डिफरेंट टाइम पीरियड को, डिफरेंट टाइम पीरियड के बेसिस पर हम किसी भी फैक्टर, किसी भी वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स हमें उसमें भी हेल्प करता है। तो ये कुछ बेसिक, अच्छा इन डिफरेंट टाइम पीरियड, जैसे कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि 1947 के टाइम पे इंडिया में गरीबी क्या थी, इंडिया में बेरोज़गारी का क्या स्तर था, इंडिया में किस तरह के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर थे, और हम बात करें कि आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 7 डिकेड्स हो चुके हैं, 7 डिकेड्स के बाद इंडिया में सो मच पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग के अडॉप्शन के बाद अगर हम देखना चाह रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में क्या है रेट ऑफ पॉवर्टी, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो ये डिफरेंट टाइम पीरियड है। एक 1947 की बात हो रही है, एक 2021 की बात हो रही है, बट डिफरेंट टाइम पीरियड के बेसिस पर भी अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, और ये काम हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं स्टैटिस्टिक्स के यूजेस के बारे में या उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। इतने पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये कंप्लीट होता है। और अब हम लोग फटाफट से बात कर लेंगे इम्पॉर्टेंस के बारे में कि इम्पॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स का। ये तो उसके फंक्शंस थे कि स्टैटिस्टिक्स आपके लिए किस तरह के काम को करता है, और अब हम लोग जान लेंगे स्टैटिस्टिक्स के इम्पॉर्टेंस क्या क्या हैं। तो जब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बातें करें तो इसमें हम बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स यूज़ कहाँ कहाँ होता है, उसके इस्तेमाल से फ़ायदे क्या क्या हैं, और फिर हम इम्पॉर्टेंस को समझेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और अगेन जो स्टैटिस्टिक्स का इम्पॉर्टेंस है उसको भी हम कुछ मेन पॉइंट्स में डील करेंगे, कुछ पॉइंट वाइज ही हम उसको देखेंगे। और सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारे स्टैटिस्टिक्स में उसके इम्पॉर्टेंस का, वो है कि स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स का इम्पॉर्टेंस है इन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स की इम्पॉर्टेंस काफ़ी अधिक है, और ये इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, और स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम उन तमाम प्रॉब्लम्स को आसानी से समझ सकते हैं, और समझ ही नहीं सकते बल्कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में समझते हैं, और इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। और ये आपको किस तरह से हेल्प करता है, तो इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं सबसे पहले इन कंजम्पशन। एक कंज्यूमर जो होता है
वो अपने रैशनल डिसीजन को लेता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही एक उपभोक्ता ये तय कर पाता है कि वो अपने इनकम को, अपने बजट को किस तरह से तैयार करे, किस तरह से अपने लिमिटेड इनकम को किस बंडल ऑफ गुड्स के परचेज में या कंजम्पशन में यूज़ करे, जिससे कि उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो उसको प्राप्त हो सके। और दूसरा जो टर्म है, सिर्फ कंज्यूमर्स के ही द्वारा नहीं बल्कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल प्रोड्यूसर्स भी करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स की मदद से प्रोड्यूसर्स अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, जिसके तहत वो ये तय कर पाते हैं कि वो अपने मौजूदा और सीमित साधनों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, जिससे कि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके। और फिर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, या स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस है इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा हो जाता है कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन किया गया है, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग टू वर्क कंट्रीब्यूशन रेम्यूनरेशन दिया जाता है। जैसे लेबर को वेज दिया जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट पे किया जाता है, आपके लैंड को रेंट दिया जाता है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का अमंग डिफरेंट फैक्टर्स, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है ये इवैल्यूएट करने में कि किस तरह से हमें पे करना है लेबर को, किस तरह से हमें पे करना है कैपिटल को। तो इस तरह के सारे टर्म्स में आपको स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स का इम्पॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स हमें कुछ इस तरह से हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स के और क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है, हेल्पफुल इन मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी। जितने भी मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनका इवैल्यूएशन करने से लेकर उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने तक में स्टैटिस्टिक्स काफ़ी हेल्प करता है। जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, ये सारे पोर्शन हमें 12th में पढ़ने हैं, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बातें करेंगे। तो इस तरह के जो आधुनिक आर्थिक थ्योरीज हैं, परिभाषाएं हैं, इनको भी समझने में, इवैल्यूएट करने में स्टैटिस्टिक्स काफ़ी हद तक मदद करता है। इतना ही नहीं, और इम्पॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का कि स्टैटिस्टिक्स की मदद से देश में प्लानिंग की जाती है। किसी भी तरह की जो योजना है वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे की जाती है। देश की जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो अथॉरिटी ऑफ द कंट्री होते हैं, वो देश में जो भी योजनाओं को बनाते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर ही बनाते हैं। पहले प्रायोरिटीज़ को सेट किया जाता है, पहले प्रीवियस ईयर को करंट ईयर के साथ कंपेयर किया जाता है, और इस तरह के कई टर्म्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग the process of economic planning, and all these processes are termed as statistical tools or statistical methods। तो कहीं ना कहीं statistics का importance है in economic planning। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है कि स्टैटिस्टिक्स मदद करता है देश में डेवलपमेंट के लिए फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। देश में किसी भी तरह की कोई योजना बनानी है तो उन योजनाओं को बनाने के लिए, उन योजनाओं को किस तरह से बनाया जाए, पॉलिसीज़ किस तरह से बनाई जाए, गरीबी को दूर किस तरह से किया जाए। फॉर एन एग्जांपल कि देश में मॉनेटरी पॉलिसी क्या रखी जाए, देश में फिस्कल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इन सारे पॉलिसीज़ को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ बनाया ही नहीं जाता बल्कि इन पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट भी किया जाता है कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है,
इस तरह की कई जानकारियां जो है वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से प्राप्त की जाती है। अगले पॉइंट की बात करेंगे अगर हम इम्पोर्टेंस में, तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है इन फॉरकास्टिंग। देश में किसी भी तरह की कोई फॉरकास्टिंग करनी हो, जैसे फॉरकास्टिंग का मतलब हो गया कि पहले से ही आपको किसी भी मुद्दे के बारे में जानकारी हासिल करना हो, आप प्राप्त करना चाहते हैं कोई जानकारी, तो उस तरह के केसेस में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। जैसे देश में अगर लंबे समय तक 5 वर्षों तक लगातार गरीबी चली है, तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से ये फोरकास्ट करने में हेल्प मिलेगी कि मे बी आने वाले साल में भी देश में गरीबी रहेगी। तो ये मैं एग्जाम्पल के सेंस में आपको बतला रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स मदद करता है फोरकास्टिंग में, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पूर्व जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इन सब में स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतना ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स के और भी यूजेस हैं, स्टैटिस्टिक्स के और भी इम्पॉर्टेंस हैं। और अगर हम अदर इम्पॉर्टेंस की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स हमें अदर एरियाज में भी हेल्प करता है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स की मदद से कई तरह के बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस बिजनेस में है। स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस ट्रेड में है। कई तरह के रिसर्चर्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स को कई तरह के साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा यूज़ किया जाता है। और भी स्टैटिस्टिक्स के अदर यूजेस हैं, जैसे कि बैंकर्स के द्वारा इसका इस्तेमाल होता है। किसी भी तरह की पॉलिसी बनानी हो, बैंकिंग सेक्टर में भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया जाता है। किसी भी तरह की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं उनमें भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स के और भी अदर यूजेस हैं, अदर एरियाज में यूजेस हैं। नॉट ओनली इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस और इकोनॉमिक्स में ही इसका इस्तेमाल है, बल्कि स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसके और भी अदर एरियाज में इम्पोर्टेंस हैं। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग को जानना है स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कि स्टैटिस्टिक्स की सीमाएं क्या क्या होती हैं, हम उसके बारे में जान लेते हैं और उसको भी हम लोग समझते हैं पॉइंट वाइज। सो हमारा नेक्स्ट और कह सकते हैं लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन में, जिसमें हमको स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस जानना है। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो अगर हम स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक्स आपको आपके स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने इसके इम्पोर्टेंस में देखा था कि ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात करता है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बातें करता है, मतलब सामूहिक तौर पर ये आपको स्टडी करके बताता है फैक्ट्स की। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है, तो इंडिविजुअल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील नहीं करता, ये इसका डिमेरिट है। मतलब कहने का है कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी और स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के केस में अगर हम स्टैटिस्टिक्स को या स्टैटिस्टिकल थ्योरी को अप्लाई करें, पुट करें, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हमारा फेल हो जाएगा और यही स्टैटिस्टिक्स का पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स में अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, किसी भी तरह का कोई मेथड या कोई टूल का अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उस केस में स्टैटिस्टिकल रिजल्ट को प्रूफ करना, जो भी आपने स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकाला है उसको प्रूफ कर आप नहीं पाएंगे।
तो स्टैटिस्टिक्स का एक और लिमिटेशन है कि विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो है इसको प्रूव कर पाना मुश्किल है, और अगर प्रूव किया जाएगा तो वो रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स का जो यूज़ है वो लिमिटेड है विद देयर मेथड्स, विद देयर टूल्स। Apart from those methods or tools or the references, the statistical results or the conclusions may prove to be wrong. वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बातें करता है। अगर किसी भी तरह की जानकारी को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन ओनली इट कैन बी स्टडीड अंडर द स्टैटिस्टिक्स, अदरवाइज इट नॉट। मतलब अगर किसी भी जानकारी को हम न्यूमेरिकली दिखा नहीं सकते, देर आर लॉट मोर फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सच एज ब्यूटी, कलर, ऑनेस्टी। तो दीज आर सच फैक्टर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। तो अगर हम वैसे फैक्टर्स की स्टडी करना चाहेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट ओनली एम्फेसाइज ऑन न्यूमेरिकल फैक्ट। तो ये भी एक लिमिटेशन में काउंट किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो ट्रू होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एवरेजेस की बात करता है। स्टैटिस्टिक्स में हम मेनली एवरेजेस की चर्चा ज़्यादा करते हैं। जो भी रिजल्ट आता है वो अप्रॉक्स में बात करते हैं। जैसे बोला कि देश में लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट इट वाज 68 ईयर्स। तो ये 68 ईयर्स जो है रिजल्ट, ये ऑन एन एवरेज है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट एग्जैक्ट रिजल्ट जो हमने निकाला है। तो स्टैटिस्टिक्स आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन ये आपको हमेशा सिर्फ लगभग में बातें बताता है, आपको एवरेज में बातें बताता है। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ की बात नहीं करता है। वहीं पर बात करें स्टैटिस्टिक्स के यूजेस की, तो स्टैटिस्टिक्स का जो यूज़ है उसमें रिक्वायरमेंट होती है दैट नीडेड सोशल या स्पेशल एक्सपर्टीज। किसी खास तरह के एक्सपर्टीज के साथ ही, किसी खास तरह की क्षमता के साथ ही आप स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब कहने का है कि स्टैटिस्टिक्स को जनरल लेमैन जो है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस दे डिडंट हैव स्पेशल एक्सपर्टीज। अगर उनके पास कोई क्षमता, स्पेशल क्षमता नहीं है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के यूजेस की, तो फिर उस केस में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं हो पाएगा। वहीं पर बात करें कि स्टैटिस्टिक्स के और क्या लिमिटेशंस हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में हम जब भी किसी भी तरह के टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए होमोजेनिटी ऑफ द डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। एक तरह की जानकारी होगी तभी स्टैटिस्टिकल टूल्स का हम एप्लीकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का कि अगर स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करना है तो फिर उस केस में हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके पास अलग अलग डेटा हैं तो फिर आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स के इस्तेमाल का कोई भी प्रॉपर रिजल्ट मिल नहीं पाएगा। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लिमिटेशन की, तो नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट में स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशन में हम लिख सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स के यूजेस हैं वो काफ़ी प्रोन हैं टू मिसयूज। मतलब स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए मिसयूज किया जा सकता है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को अकॉर्डिंग टू एन इन्वेस्टिगेटर या अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग उसको निकाल सकता है और उसके रिजल्ट को वो अपने हिसाब से बायस कर सकता है। और ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो स्टैटिस्टिक्स के डिमेरिट को दिखाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस तो है ही है, बट साथ ही साथ उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, एंड दीज आर सच लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बट अपार्ट फ्रॉम दीज लिमिटेशंस स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और किया जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के यूजेस डिफरेंट सेक्टर्स में बढ़ रहे हैं,
एज कंपेयर टू अर्लियर। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि इन लिमिटेशंस के बावजूद स्टैटिस्टिक्स के इस्तेमाल को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और पहले से हम कंपेयर करें तो अभी के टाइम में ये काफ़ी हद तक बढ़ भी चुका है। इसी के साथ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ हमारा जो पहला यूनिट चल रहा था इंट्रोडक्शन, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का भी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, वो हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट में, जिसमें हम यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। और हमारे एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन की बात हम करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहला यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को यूनिट 2 कंप्लीट करना है और फिर हम लोग हमारे पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए के पोर्शन में हम लोगों ने यूनिट 1 ख़त्म कर लिया है। पार्ट ए में ही हमको यूनिट 2 पढ़ना है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और उस यूनिट को फिनिश करके हम पार्ट बी की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।